हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव में क्या फर्क होता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि उसमें सब कुछ आ गया, अब इसके बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें जोड़ने की जरूरत है। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि ये तो इसमें जो बताया है इस डेफिनेशन में वो तो है ही है, और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये है इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम इस डेफिनेशन की एक एक लाइन को, एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होती है विच इज परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है, जिन्हें हम सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हाउस या फिर कोई कार, ठीक है। तो ये हो जाती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। लैंड भी एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो वो हो जाती है हमारी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि लैंड और अर्थ के अंदर भी इसमें फर्क है, ये दोनों सिनोनिम नहीं है। लैंड का मतलब है कि जो हमारे सामने दिखती है, जिसे हम मूव नहीं कर सकते, वो है लैंड। लेकिन अर्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं गिन सकते हम अर्थ को। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर आ जाता सॉइल, मिनरल्स, वाटर, स्टोन्स, तो ये हम वहां से उसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसे हम मूव कर सकते हैं। इसलिए हम अर्थ को यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी में गिनेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं गिन सकते हैं। इसलिए इसने लैंड को और अर्थ को अलग अलग रखा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब थिंग्स अटैच टू अर्थ के लिए भी मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 क्या कहता है? ये बात करता है, बहुत सारी डेफिनेशन है जिसमें कि अटैच टू अर्थ की भी डेफिनेशन दे रखी है। अब अटैच टू अर्थ उसमें क्या लिखा हुआ है? रूटेड इन अर्थ, सबसे पहला रूटेड इन अर्थ, जैसे कि हमारे ट्रीज वगैरह हैं जो रूटेड है अंदर। उसके बाद ये कहता है एम्बेडेड इन अर्थ, जैसे कि हमारे हाउस वगैरह जो हमने बनाया है, जिसको हमने अर्थ के अंदर अटैच किया। तीसरा ये कहता है कि अटैच टू एनीथिंग विच इज एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल ऑफ दैट थिंग विच इज एम्बेडेड। जैसे कि एक घर है, घर हमने एम्बेड किया है, उसके बाद में हमने उसके साथ में ऐसी कोई चीज अटैच कर दी जो कि उसके लिए उसके परमानेंट बेनिफिट के लिए होगी। किसके परमानेंट बेनिफिट के लिए? जो कि हमारा एम्बेडेड है, जैसे कि हमारा घर, उसके परमानेंट बेनिफिट के लिए हमने उसमें कोई चीज अटैच कर दी, तो वो भी हो जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे डोर्स, विंडोज, वो हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें जो बात करती है थिंग्स अटैच टू अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अटैच टू अर्थ भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। तो परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। अब अटैच टू अर्थ में मैंने आपको बता दिया था रूटेड, एम्बेडेड वगैरह। तो हम एम्बेडेड का एग्जांपल लेते हैं। एम्बेडेड यानी कि जो हाउस, ठीक है, उससे परमानेंटली अटैच्ड। तो हाउस से परमानेंटली अटैच क्या हो सकता है? हमारे डोर्स, विंडोज, ठीक है। तो परमानेंटली अटैच परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। फास्टन्ड का मतलब होता है बंधा हुआ या जकड़ा हुआ, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, जो कि अटैच टू अर्थ हाउस, उससे परमानेंटली फास्टन्ड यानी कि डोर। तो ये हो गया, ये हमारा परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग। तो इस पूरी डेफिनेशन को यहाँ पर हमने खोल के समझ लिया। मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया, पूरा समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक आम का पेड़ है और एक शीशम का पेड़ है या फिर एक सागवान का पेड़ है। तो
इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी है और कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आम का है, दोनों ही पेड़, लेकिन जो आम का पेड़ है वो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो शीशम का या सागवान का पेड़ होता है वो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर काम करता है इंटेंशन। अगर पार्टी का इंटेंशन है कि उसको जो पेड़ उसने उगाया है उसको वहीं पर रखकर उससे बेनिफिट गेन करना है, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, तो वो हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर पार्टी का इंटेंशन ये है कि वो जैसे ही बड़ा हो जाए तो उसे वहां से हटाकर उसे दूसरी जगह ले जाकर उससे बेनिफिट गेन किया जाए तो वो हो जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये फर्क हमें ध्यान रखना है। जैसे कि जो सागवान का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, उसकी लकड़ी काम की होती है, तो जो ओनर है वो उसे उगाता है इसीलिए जैसे कि वो बड़ा हो जाए तो उसकी लकड़ी को काट कर उससे फर्नीचर वगैरह कोई भी चीज, गेट्स वगैरह बना सके, ठीक है, तो वो हो जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यही फर्क होता है क्रॉप्स के अंदर भी, क्योंकि जो ओनर होता है क्रॉप्स उगाता है वो इसीलिए उगाता है जैसे कि वो बड़ी हो जाए तो वहां से उसको काट कर उससे दूसरा बेनिफिट लिया जाए। ठीक है, तो ये फर्क है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो प्रॉफिट या फिर जो बेनिफिट है वो कैसे गेन किया जा रहा है, ओनर का इंटेंशन क्या है। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए आप शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस भी रेफर कर सकते हैं, AIR 1958 का केस है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।